वेलकम स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र विषय का पहला अध्याय हम लोग देखेंगे आज। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम लोग देखें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास की चर्चा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस अध्याय में जो हमें मुख्य रूप से समझने की बातें क्या क्या हो सकती, तो अर्थव्यवस्था क्या है हो सकती चर्चा ना। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, है कि नहीं। हम लोग इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था मान लीजिए क्या है ना। इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, इसका विकास, ठीक कॉमा डाल के लिखते हैं, विकास पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसके बारे में इसके जो अर्थ विकास का मापन होता है, माप होता है, मतलब किस देश का आर्थिक विकास कितना है, किन किन पहलुओं पे, सूचकों पे, किन किन मानकों पे मापा जाता है कि अर्थव्यवस्था इसका ऐसा है। चर्चा हम लोग करेंगे विकासशील देश और विकसित देश। यह मापदंड विकसित और विकासशील उस देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास है, उसका जो मापन स्केल बना हुआ है, उसके आधार पर उस स्केल पे जहां बैठता है उसके अनुकूल उसका नामकरण। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। विकसित किसे कहते हैं, विकासशील किसे कहते हैं, इन सारों की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र का या आर्थिक विकास का जो माप है उस माप के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी विकास का जो माप है ना, विकास का माप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एवं इसके बाद इसके सूचकांक जो है ना, सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यानी विकास के सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से जब हम लोग विकास के बारे संबंध में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ, बिहार में। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था, इसकी चर्चा करें। इसकी जब चर्चा कर लेंगे तो इसके बीच देखेंगे कि अब इसका जो है भूमिका क्या है, बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या है, वहां भूमिका की चर्चा हम लोग करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था। तो पिछड़ने का कारण है ना, बिहार के पिछड़ेपन का कारण जानेंगे और साथ में उभरने के लिए उपाय भी जानेंगे। समझ रहे हैं। तो इतनी बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, भूमिका, समझ रहे हैं। तो इन सारे बातों को पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसकी थोड़ी चर्चा होनी। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास का यदि इतिहास की चर्चा करेंगे तो यह कोई एक दिन की या एक वर्षों की या 10 वर्षों की या 20 वर्षों की या 50 वर्षों की संरचना नहीं है। यह सैकड़ों वर्षों की संरचना हमारी अर्थ, ये समझ। आज जो हम लोग जिस परिवेश में पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए हैं पता है, डिजिटल क्रांति। माने अगर हमारा लेन देन भी होता है तो कैसा होता है, डिजिटल। अर्थव्यवस्था हमारा कैसा हो चुका है, डिजिटल। इससे पहले हम लोग कहां पर थे, तो कैश ट्रांजैक्शन। इससे पहले भी हम लोगों ने वो प्लास्टिक मनी सिस्टम समझिए, जैसे एटीएम कार्ड, उस पर सिग्नल होता है, कुछ कोड होता है जिसके जरिए हम लोग पैसे का आदान प्रदान करने का, ट्रांसफर करने का काम करते। आज तो केवल
एटीएम भी साइट, आपका मोबाइल है, मोबाइल में एप्लीकेशन है, दुकान में सामान खरीद दीजिए और वहां डिजिटल पेमेंट यूं 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 बटन दबाया हो। और इससे पहले हम लोग कहाँ थे? शुरुआती तौर यदि खोज के देखें तो आप लोग शायद ने नहीं देखा हो, लेकिन अपने मम्मी पापा से जरा पूछ के देखना। हमारे पास में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। हमारी हमारी प्रणाली जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या था? वस्तु विनिमय, वस्तु का विनिमय। अब वस्तु का विनिमय मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय मतलब क्या हुआ? वस्तु के बदले वस्तु, मतलब हमने जो सामान अगर लेना है तो बदले में कोई सामान देना होगा। अरे अगर घर का कोई सामान लाना है ना, तो घर में अनाज है, चावल है, धान है, गेहूं है, लेकर जाकर के दुकानदार को दिया, उसके बदले में दुकानदार हमें तेल दे दिया, नमक दे दिया, मसाला लेना है वो दे दिया। इस तरह से हमारा विनिमय प्रणाली चलती थी। और आज हम लोगों ने आप पहुंच गया, खाली हाथ जा रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट भेज देते हैं, चला जाता है। यहाँ की जो भी स्थिति है ना, यह स्थिति को यहाँ तक पहुंचाने में हमारे देश का कैसे? तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अब हम गुलाम कहें या उपनिवेश कहें, उपनिवेश भी हम लोगों को समझाना है। अभी उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात जो हमारे समझ में आई अभी, जो याद रखने का चीज है, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ था। आजादी से पहले भारत पर यानी अंग्रेजों का शासन कितने सालों तक शासन रहा? लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया भारत में। कितने दिनों तक? 200 सालों तक अंग्रेजों 200 साल तक भारत में शासन किया। अब समझना है ये कि शासन जो किया तो क्या किया भाई? शासन किया तो भारत के संसाधन का दोहन किया। लोग ले चलेंगे उपनिवेश तक, पहले हम लोग समझते हैं भारत के संसाधन का क्या क्या सुने? दोहन किया। यानी भारत में जो चीज है वह सामान, वह वस्तु यहां से वह ले जाकर इंग्लैंड ले जाता है और वहां से फिर उसके द्वारा नया सामान बना करके फिर हमारे बाजार में वायु। 14वीं शताब्दी में भी इंग्लैंड के देशों में, यूरोप के देशों में, इंग्लैंड के आसपास के देशों में, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इन सारे देशों में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये हुआ वहां टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास हुआ, शिक्षा का इतना ज्यादा विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास हुआ, उस टेक्नोलॉजी के बल पे नए नए उद्योगों का निर्माण होना। अब उद्योग जब बना तो उसमें सामान बनेगा और उस सामान को बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो वहां के जो देश थे यूरोप के, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया, विभिन्न उस देश के कंपनी या उस देश के वासी, उस देश की संस्थाएं मार्केट तलाश करने के लिए दुनिया में निकल। इसी क्रम में भारत को भी अपना एक मार्केट बनाने के लिए वह इंडिया आ गया। इंडिया जो आया था तो 31 दिसंबर, ये भी याद नहीं, 16 दिसंबर ना,
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कंपनी भारत में कदम रखा। अब देखिए यहां कदम रखने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां स्थापना हुई थी। या इसको आप याद रख लो। यहाँ जितनी बातें लिखी गई सारे महत्वपूर्ण है, रफ में मैं लिख रहा हूं, लेकिन समझना यह है यहाँ स्थापना हुआ और ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जब आ गई भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, भूलने नहीं देंगे हम, आपको एक सवाल बोलना होगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और आने के बाद भारत में रहा कब तक? जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को तक वो भारत में रहा। 1947 1600 इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वह यहां पे निवेश समझिए एक तरह से करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर उन्होंने अपना एक तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया। यहां पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर भारत को अपने कब्जे में ले लिया। भारत जो कृषि प्रधान देश था, यहां कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग व्यापार यातायात आधारभूत संरचना में कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में स्थिति अच्छी थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर कर दिया। यहां गरीबी और शिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का राज्य। छोटी बातों को, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण, इन सब बातों की थोड़ी थोड़ी हमें चर्चा। लेकिन हमने क्या कहा कि भारत को इसने क्या किया? उपनिवेश बनाया। उपनिवेश मतलब क्या होता है तो संधि विच्छेद करके पहले समझ। उपनिवेश में, उपनिवेश का मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, तो तोड़ क्या लिखेंगे? उप और जोड़ मान लीजिए। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी लगाना। यहां उसने क्या लगाया? उसने यहां लगाया तकनीकी लगाया, और तकनीकी का लोभ देके यहां से क्या किया इसने? यहां के संसाधन तकनीकी के बल पर संसाधनों का दोहन किया। जैसे मान लीजिए यहां रुई उपजती है, रुई होता है, समझिए कपास की खेती। पूरे विश्व में, भारत में कपास की खेती उस समय होती है, सूता बनता था। हम लोग सूती के द्वारा कपड़ा बनाते थे। कौन सा कपड़ा? खादी का कपड़ा बनाते थे। अपने के हाथों के द्वारा, चरखे के द्वारा हम बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। इंग्लैंड वालों के पास से मशीन था, अब यहां से वो कपास ले जाके मशीन में बनाया सब कपड़ा, अब आके यहां बेचना शुरू किया। उस कपड़ा थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट, थोड़ा ज्यादा पतला, थोड़ा विभिन्न डिजाइन, लोगों को आकर्षित करने वाला कपड़ा खरीदे। तो कपड़ा खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा भी लिया और यहाँ का संसाधन भी ले लिया। समझिए, मसाला अच्छा, यहाँ के उपजाए हुए मसाला ले जाकर के वहां उपयोग या विभिन्न देशों में जाकर के उसको बेचने का काम कर। इसी तरह से हमारे देश में जितने भी खनिज पदार्थ, इनका भी दोहन करके इनका भी उपयोग करना, उनके बने हुए सामान को दुनिया के विभिन्न बाजारों में बेचना, तो उनका ये तकनीकी का निवेश था। और उन्होंने क्या किया? यहां उपनिवेश बनाया। उपनिवेश में
धीरे धीरे उसने अपने कब्जा में ले लिया। यदि कहा जाए उपनिवेश क्या है, उपनिवेश क्या है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, अब शासन किसका होगा? समृद्धशाली राष्ट्र का। समृद्धशाली शासन, समृद्धशाली देश कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड समझ रही है ना, ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये था, मतलब अंग्रेज, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन। इस ये क्या किया? तो भारत को क्या बनाया? उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश कैसे? तो अपना शासन स्थापित, शासन स्थापित करके उपनिवेश बना लिया इंग्लैंड। तो भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। जब यहां शासन स्थापित कर लेता है तो क्या होता है? उसका समस्त जो आर्थिक और व्यवसायिक कार्य का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश के हाथ में हो जाता है। यानी भारत में जितने भी आर्थिक या व्यावसायिक कार्य होगा, इसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? यह इंग्लैंड के हाथ में हो जाता है। इसलिए भारत उपनिवेश हो जाता है इंग्लैंड का। समझ में आ रही बात? उपनिवेश, मैं बार बार कहता हूं, शब्दावली को याद रखना है ना। उपनिवेश, उपनिवेश शब्द को आप नहीं भूलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। उपनिवेश क्या होता है? निवेश कहा, ठीक है। देखिए यहां परिभाषा लिखा हुआ है, इसको हम लोग दोहरा लेते हैं। जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। बहुत भारी हो गया भाई, नहीं? कितने समृद्धशाली, शासक, शासित, नियंत्रण, निर्देशन, व्यवसायिक, आर्थिक, एक साथ इतने सारे शब्दावली आ गए, माथा में रुकने वाला नहीं भैया। रुकेंगे आप, केवल मेरे साथ काम करो सही तरीके से। समृद्धशाली, आप समृद्ध हो, आपके पास में खूब धन है, जो मन चाहे सब काम खुशी से कर सकते हो। साइकिल लेना है साइकिल ले लो, घड़ी लेना है घड़ी ले लो, मोबाइल लेना है मोबाइल ले लो। समृद्ध है। आपके पिताजी भी समृद्ध हैं, घर है, मकान, बिजली है लगा हुआ है, टेलीफोन, मोबाइल पूरी सुविधा है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर है, वॉशिंग मशीन, यानी रुपया पैसा सारा कुछ, यानी पिक्चर। समृद्ध का मतलब सुखी, संपन्न, जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करने में वो खुद सक्षम है। उनके पास में इतना धन है, उनके पास में इतनी तकनीकी है, उनके पास में इतना कौशल है कि वो जो चाहे सो कर सकते, इसे कहते हैं सब। तो राष्ट्र मतलब देश। अभी छोटी छोटी बातों को राष्ट्र मतलब देश। तो वह राष्ट्र जो सुखी संपन्न है समृद्धशाली राष्ट्र कहलाता है। समृद्धशाली राष्ट्र कौन होगा? जिसकी अर्थव्यवस्था यानी धन कमाने का तकनीकी इतनी अच्छी विकसित होगी कि धन की कोई कमी नहीं रहे, यानी धनी है यानी विकसित है। धनी है मतलब विकसित है, वहां के लोगों का रोजगार मिला हुआ है, वहां के लोगों को के पास में धन की कमी नहीं है, वहां शिक्षा पूरा है, वहां मृत्यु दर कम है। समझ रहे ना? मैंने अब चिकित्सा सुविधा है ना, वो भी इतना विकसित है कि कोई आदमी मरता नहीं, जल्दी मरता नहीं आदमी, उसका इलाज संभव है। भूख से नहीं कोई मरता, क्योंकि उसके लिए कमाने के लिए साथ तकनीकी ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान लेगा और वो व्यवसाय करना शुरू करेगा, वो भी कमाएगा।
तो समृद्धशाली राष्ट्र हम लोग किसे कहते हैं? जो सभी रूपों से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, कौशलता के दृष्टिकोण से संपन्न होता है समृद्धशाली राष्ट्र। तो 14वीं शताब्दी में मैंने चर्चा किया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक सब बहुत बहुत तकनीकी का आविष्कार कर चुका था। जैसे प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, लिखने की व्यवस्था हो गया, साइकिल का आविष्कार हो गया, रेल के इंजन का आविष्कार हो गया, इंजन का आविष्कार हो गया, वायुयान का, वायु हवाई जहाज उड़ाने का आविष्कार हो गया। तकनीकी विकसित हो गई है। और हम कहाँ थे? इंडिया में। हमारे पास संसाधन था, हम भी समृद्ध थे, लेकिन हमारी सिस्टम में उतनी आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकताएं हमारी सीमित थी और मुख्य आधार खेती व्यवसाय था। खेती और खेती संबंधित कुछ व्यवसाय, जहां वस्तुओं का लेन देन का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु दो वस्तु लो, वस्तु दो वस्तु लो, वस्तु दो वस्तु लो, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु लो वस्तु दो, वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पर, लेकिन आप अभी समझ बना लें वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हम कहाँ थे? समृद्धशाली राष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। और शासक और क्या है? तो उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन। आर्थिक और व्यावसायिक, आर्थिक और व्यावसायिक मतलब क्या हुआ? आर्थिक मतलब जहां पैसे का लेन देन हो, सीधी बात, पैसा उपार्जन हो। अब पैसा उपार्जन का काम में व्यवसाय होता है, जहां खरीद बिक्री होता है। इसीलिए कहा आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, डायरेक्शन कौन देगा? ये ब्रिटिश देगा, ब्रिटिश। उसके द्वारा यहाँ अफसर नियुक्त किया गया है। वो अफसर जो नियम बनाएगा उसको चलना होगा। और उस पर कंट्रोल कौन करेगा? नियंत्रण कौन करेगा? वही करेगा। जैसे नील की खेती भारत में, बिहार में, भारत में करना, कहा 1 बीघा खेती में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होगी। रूल बनाया, नियंत्रण कराया, नहीं करेगा तो दंड देगा। टैक्स माफ नहीं करेगा, टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। 3 कठिया पर प्रणाली चर्चा करेंगे इतिहास में, यहाँ नहीं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह है ना, याद रखना, 1917 ईस्वी में चंपारण में, बिहार के चंपारण जिला में, जो आज पश्चिम चंपारण है, वहां से शुरू किया था नील आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के नाम से था। अरे छोड़िए, तो हमने यह कहा कि समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता था और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, डायरेक्शन देने का काम और कंट्रोल करने का काम किसके हाथ में था? शासक देशों के हाथ में था, जो शासन करता है। तो शासित देश को, शासक देश शासित देश पर शासन करता है। शासित देश में जो शासन में आ गया, जिसको दबोच के पकड़ लिया, जकड़ लिया, वो तो कब्जा में आ गया, शासन में आ गया। किसने कब्जा में लिया? जिसने कब्जा में, वो शासक हो गया, और जिसको कब्जा में लिया शासित हो गया। समझ रहे ना? यहां देखिए, इंग्लैंड शासक और भारत शासित। इंग्लैंड शासक, भारत शासित। तो शासक और शासित, ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। ये भारत पर शासन कौन कर रहा है? इंग्लैंड। तो किसका उपनिवेश हुआ? इंग्लैंड का हुआ ना। तो शासक देश का शासित हो गया ना। यही बात है। अब देखिए, इसी लाइन को लिखना आवश्यक नहीं है। इनमें जो बातें हैं उन बातों को अपने शब्दों में भी लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली समृद्धशाली देश के शासन के अंतर्गत में रहता है, जब शासन के अंतर्गत रहेगा तो उसकी सामाजिक, व्यवसायिक या आर्थिक या सामाजिक भी हो सकता है, कार्यों का निर्देशन देना, डायरेक्शन देना और नियंत्रण शासक देशों के हाथ में हो। तो शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। तो भारत उपनिवेश है इंग्लैंड का। इंग्लैंड क्या है? ये शासक देश है, ये शासक है। ये क्या है? शासित है। इस पे शासन कर लिया है ना, अपना शासन स्थापित कर लिया इस पे, ये हो गया शासित। शासक देश शासित देश को उपनिवेश बना लेता है, यही ना है। और भारत को ये बना के रखा,
करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश बना करके रखा। और इसी उपनिवेश बनाने के क्रम में इसने क्या किया, तो यहाँ पर गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता माने जाति भेदभाव, धर्म का भेदभाव, शोषण का साम्राज्य स्थापित कर दी। यहाँ की जो अपनी उद्योग व्यवस्था थी, ग्रामीण कुटीर उद्योग जो था विकसित था, यहाँ को चौपट कर दिया, क्योंकि उसे सस्ता माल ला करके यहाँ बेचना शुरू कर दिया। यहीं का कच्चा माल ले जाके वहां से बना के मशीन के द्वारा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा माल बन जाता था, लेबर कॉस्ट कम पड़ता था, तो सस्ता बना के यहाँ का बाजारे को चौपट कर दी। इस तरह की नीतियों के कारण उसने यहाँ की गरीबी उत्पन्न करना, इसके लिए उन्होंने रूल चलाया था, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल शासन चलाया था इंग्लैंड ने, और इस आधार पर उन्होंने भारत को, जो कभी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो एक कंगाल देश, और यहाँ पर इसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार की गति थी वो अपने स्तर से हमें करना पड़ा। जब हमारी सरकार, हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम जब आज़ाद हो गए, तो हमारी सरकार बनी, तो हमने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी पहलू हैं सबू को अपने कब्जे में जब लिया, तो उसके लिए हमने कानून बनाया, और उस कानून के आधार पर हम उसका संचालन करने लगे। इससे क्या हुआ, अब हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 75वें वर्ष में पहुंच गए, और इस 75वें वर्ष में हमारा देश आर्थिक विकास किया तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन विकसित तो नहीं हो पाया, विकासशील जरूर है। अर्थव्यवस्था हमारे अंदर बहुत सारी कमियां भी थी, तो अंग्रेज ने इतना खोखला कर दिया कि हमको संभलने में काफी समय लगा है। हमारी नीतियों में भी लगातार सुधार के क्रम में सुधार होता गया है, और हम आगे धीरे धीरे अग्रसर अर्थव्यवस्था को करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इन सारे बातों को एक बार और दोहरा लेंगे। पहली बात जो इस बोर्ड पे हमने लिखा, इन सारी बातों को पहले देखना है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका विकास कैसे हुआ, इसके विकास का क्या माप है, विकास के सूचकांक निर्धारित हैं, यह तो हमें पढ़ना ही है इस चैप्टर में। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की भूमिका बिहार के संबंध में, और इसके पिछड़ेपन का कारण और इसके निदान के उपाय, ये सारे बातों को पढ़ना है। लेकिन भैया हमने जो चर्चा किया उसको आप भुला दोगे क्या? को तो मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, समझ रहे हैं क्या? तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली है वस्तु के बदले वस्तु देना। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज शासन कितना दिन किया? 200 वर्षों तक शासन किया था। क्या किया शासन में? तो भारत के संसाधन का दोहन किया। भारत में इंग्लैंड पर प्रवेश किया था, तो एक कंपनी आई थी, वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। मुझे इतिहास नहीं पढ़ाना अभी, मैं अर्थव्यवस्था में हूँ, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो जरूरी था वो मैंने चर्चा किया। और इन सब विधि के द्वारा जब ये भारत में शासन किया, तो भारत को क्या बना दिया? उपनिवेश। उपनिवेश बना करके यहाँ वो इंग्लैंड बना शासक, भारत हो गया शासित, और भारत के आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का वो अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने निर्देशन में ले लिया, और अपने को अनुकूल वो संचालित करने लगा। तो यदि कहा जाए उपनिवेश किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आप बताएंगे जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत जब आ जाता है, तो और शासन करने का जब उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन तथा नियंत्रण उस शासक देश के जब हाथ में आ जाता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। एक बार हम लोग समझते हैं, देखिए जब कोई देश
जब कोई देश जैसे भारत किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आ जाता है, समृद्धशाली शासक राष्ट्र के अंतर्गत आ गया, इंग्लैंड के अंतर्गत भारत आ गया, और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण, आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण इंग्लैंड के यानी शासक देशों के जब हाथ में होता है, तो इस शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे आर्थिक विकास की चर्चा जब हम लोग करेंगे तो वहां एक चीज हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस लाइन को मत भूलना। जब से इंसान धरती पर आया और उनमें वस्तु या धन संचय की भावना जगी, जगना स्वाभाविक ही था। अगर हम शिकार करेंगे, आगे पढ़ेंगे, शिकार करना है तो अकेले नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग चाहिए। कुछ लोग कि पुराने समय में हम इंसान आज वस्त्र आवास में रहते हैं, भोजन करते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी जो भी, और मकान में रहते हैं, लेकिन पहले जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार से द्वारा भोजन प्राप्त करते थे। अब वह शिकार का काम अकेले संभव, तो लोग मिल करके शिकार करते थे। तो शिकार करने के लिए औजार की आवश्यकता होती थी, कुछ लोग औजार बनाने काम करते थे। जब हमारा आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहले आर्थिक विकास, यहाँ देखते आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? तो मनुष्य जो है वह आर्थिक विकास जो है, मानव का जो सभ्यता का इतिहास जब से शुरू हुआ है ना, तभी से आर्थिक विकास का भी इतिहास है। मनुष्य जब आखेटक युग में था, आखेटक युग समझ रहे हैं ना, जब शिकार करते थे, उसके बाद फिर अस्थायी कृषि में परिवर्तित हो गया, कृषि करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू किया। कृषि के बाद कृषि से द्वारा निर्मित वस्तु का निर्माण शुरू किया, और जब वस्तु का निर्माण हो गया तब वस्तु बिकना शुरू हो गया। अब वस्तुओं की अपेक्षा अब सेवाओं का भी उत्पादन होने, सेवा उत्पादन मतलब अब इन सब बातों को देखेंगे हम लोग। युग था आखेटक का, कृषि में आ गए। अब कृषि के बाद कृषि के से जो वस्तु था उसका निर्माण शुरू हो गया, जैसे औजार बनाने का काम शुरू हो गया, घर में टोकरी बनाना अनाज रखने के लिए, हल जोतने के लिए, सिंचाई खेती करने के लिए हल बनाने का काम हो गया, विभिन्न तरह के काम बट गए और सारे निर्माण के काम करने लगे। और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में कोई हल बना रहा है तो किसान उसको खरीद रहा है और उससे जाकर हल जोत रहा है, कोई टोकरी बना रहा है तो टोकरी से वो धन अर्जन कर रहा है, उसके बदले में उसको अनाज मिल जाता है किसान। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो अभी समझा रहे थे। अब धीरे धीरे हम लोग विकसित करने के बाद कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं, गाड़ी भी हमारे पास में, टेलीफोन भी, सर्विस भी है, सूचना तंत्र भी है, ट्रेन भी है, सेवा यातायात की सुविधा है, बात करने की सुविधा है, देखने की सुविधा है, बहुत सुविधा मिल गई हमें। हम लोग सेवा के क्षेत्र में तक पहुंच गए हैं। तो इन हम यदि अभी कुछ दिन, चलो 5 वर्ष हमारा आर्थिक विकास हुआ तो हम विकसित हो गए, नहीं। अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब मनुष्य आखेटक युग में था, वहां से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, फिर वस्तु विनिमय प्रणाली, तुम ये वस्तु लो तुम मुझे दो, वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद मुद्रा का चलन शुरू हुआ, चमड़े का बना सिक्का, शीशे का बना सिक्का, इतिहास जब पढ़े उसमें हम लोग समझेंगे, तांबे का बना सिक्का, उसके बाद पेपर का नोट आ गया, इसके बाद चेक आ गया, जहां सिंबल है रुपया केवल लिखना है उतना रुपया बन जाएगा, जो बैंक के द्वारा प्राप्त होता है, बैंक के द्वारा भजाया जाता है। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी चर्चा हम लोग और आगे करेंगे, इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो आज हम लोग एटीएम से पैसा निकालेगा,
डिजिटल युग में आ गए। एटीएम का प्लास्टिक मनी का कह सकते हैं, उसको प्लास्टिक के द्वारा काम होता था। अब मोबाइल के थ्रू पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी डिजिटल में पहुंच गए। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है आर्थिक विकास करने का, एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए कहा आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह लाइन आप याद रखेंगे, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको आप किसी भी सूरत में भूलने का काम नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे किसी भी देश की पहचान आज उस देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं विकास के स्तर पर होती है। मानो इस चीज को, जिस देश के पास में अर्थव्यवस्था जितना मजबूत है, उस देश का वर्चस्व उतना ज्यादा। आज चीन को देख लो आप, चीन की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, आर्थिक रूप से वो समृद्ध है, विकास अगर उसकी अच्छी है, तो उसकी पहचान देख सकते हैं हम लोग। आज विश्व के लगभग वो 16-17 देशों के सीमा विवाद में केवल उलझा हुआ है, यानी उसके देश पर कब्जा करने की ताकत यूज कर रहा है। विश्व के लगभग अधिकांश देशों का के साथ उनका आर्थिक संबंध जुड़ा हुआ है, व्यवसाय का, इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, मार्केटिंग का मार्केट करता है, वहां सामान अपना जाकर बेचता है। व्यवसाय विकसित होने के कारण आज अगर कुछ देश में अगर उनकी सुविधा न मिले, उन देश की अर्थव्यवस्था गिर सकती है, बेरोजगारी छा सकती है। ये चीज समझने का चीज है। किसी भी देश की पहचान आज उस देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास के स्तर पर होती है। अर्थव्यवस्था का जो विकास है, उसका जो मैच्योरिटी है, समृद्धि है, उसी स्तर से देश का पहचान होता है। आज भारत की पहचान विकासशील देशों के कारण है। क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकसित देशों की तुलना में कमजोर है, इसीलिए ना, यानी हमारी अर्थव्यवस्था अभी उतनी समृद्ध नहीं हुई। इसके बारे में देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा उद्देश्य आर्थिक विकास दर को अधिक तीव्र बनाना रहा है। आर्थिक विकास को जब तीव्र बनाने का काम करना है, तो कहां कहां काम करना होगा? आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है, अधिक तीव्र से बढ़ाना है, तो हमने रोजगार सृजन के द्वारा निर्धनता की समस्या का निवारण करना रहा है। अगर हम रोजगार देंगे लोगों को, गरीबी है तो गरीबी का कारण क्या है, उस कारण को खोज करके उसकी समस्या का अगर निवारण करेंगे, तभी तुम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा टारगेट रहा, अर्थव्यवस्था को विकास करना। और इसके लिए जो समस्याएं थी, वो समस्या क्या था कि रोजगार का सृजन, समझ रहे, रोजगार का निर्माण। विगत वर्षों में अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए, बदलाव आया है। हाँ भाई, हम और आप भी महसूस कर सकते हैं कि बदलाव आया है हमारी अर्थव्यवस्था में। जहां हम भूख से मरते थे, कि आज भी किसान बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। कर्ज लेते हैं, फसल खराब हो जाती है, कर्ज का चुकाने के टेंशन में मृत्यु होती है, वो एक अलग पहलू है, विचारणीय पहलू भी है, वो भी है। लेकिन यहाँ हमें समझना ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आज जिन लोगों के पास में खाने या भूख से मरते थे, आज उनके पास में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी रोजगार में सुधार हुई है, उनका जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठा है, उनकी परिवार की सालाना इनकम जो है ना, वह बढ़ा है। ये सालाना इनकम की चर्चा हम लोग करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, टर्म को सुनो, याद रखना, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनकी चर्चा मुझे करनी है आगे, उसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है अभी भाई। अब ये नहीं कि अपने मन से हो रही है, आपकी पुस्तक की तथ्यों को रखी जा रही है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर लेना, माइंड में सेट करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा उद्देश्य आर्थिक विकास के दर को अधिक तीव्र बनाना था। इसके लिए रोजगार सृजन और निर्धनता की समस्या का निवारण करना रहा है।
विगत वर्षों में या कुछ वर्ष जो बीता है, विगत मतलब कुछ वर्ष जो बीता है, ऐसे इतने वर्षों में, बीते हुए वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। अब सकारात्मक नहीं समझ रहे हो, मैंने भारत की अर्थव्यवस्था विकास किया है, आगे बढ़ा है। सकारात्मक मतलब सही दिशा में बढ़ना, नकारात्मक निगेटिव, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ना, निगेटिव मतलब पीछे जाना। आगे बढ़ा है कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में चेंज हुआ है, लेकिन कैसा? पॉजिटिव, सकारात्मक माने आर्थिक विकास हुई है। लेकिन बिहार आर्थिक दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए राज्यों में आता है भाई। बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, आज भी बताएंगे ना। आज भी लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे बजा करती है। 42% बीपीएल की संख्या यहां मानी जा रही है। अभी आपको हालांकि चर्चा तो आपके चैप्टर में करना है, बीपीएल पढ़ाना भी है हमें, बिलो पॉवर्टी लेवल। 42% लोग अभी भी परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते। शिक्षा साक्षरता 64% है मात्र। साक्षरता बहुत कमजोर है। केरल 100%, केरल की साक्षरता और बिहार की ये साक्षरता है, बिहार की साक्षरता, इतना अंतर है। तो हम लोग इस अध्याय में बिहार के जो आर्थिक पिछड़े हैं इसके कारण और इसके निवारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसका कारण जो मुझे वन लाइन फैक्ट्स में दिखता है उसको भी मैं यही डिलीट करता हूं भाई। यहां इसका कारण है शिक्षा, अज्ञानता, शिक्षा में कमजोरी, अज्ञानता, जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियां। यहाँ लोग जाति जाति में टुकड़े में बटे हुए हैं, भाई भाई में नहीं बनता है, शिक्षा की कमी है, अज्ञानता ज्यादा है। इसी कारण से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग विस्तृत से पिछड़ेपन का कारण। अब हम लोग समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था की चर्चा मैंने किया, बताया भी कि आर्थिक गतिविधि। अब आर्थिक गतिविधि क्या होता है भाई? तो समान धन का उपार्जन करना। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वह जो क्रिया है वही आर्थिक क्रिया कहलाती है। ऐसे समझो ना, रटना नहीं, ऐसे याद रहना है। दिक्कत है थोड़ा पीछे देख लूं क्या आप लोगों ने पढ़ा है, हैं? आप लोगों ने क्या सब पढ़ा है भैया? हम भूलने नहीं देंगे। हमने पढ़ाया था, यहां से देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा किया था, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। भारत आजाद हुआ 1547 को, 200 वर्षों तक शासन किया भारत में और वहां के संसाधनों का दोहन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था अंग्रेजों ने भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, और भारत को उपनिवेश बनाया था। शासक देश ने शासित देश पर जब शासन करना शुरू कर दिया और यहाँ की आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और व्यवसायिक कार्यों का नियंत्रण डायरेक्शन सारा जब अपने कंट्रोल में ले लिया तो समझो भारत को उपनिवेश बना दिया। अब देखो भैया, यह भूलना बहुत गलत बात होगा नहीं, ये भी बात याद रखने का। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन मतलब हुआ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब भैया बड़ा। अब ये कहोगे दीर्घकालीन माने बहुत दिनों तक, लंबे समय तक। सबसे अच्छा क्या वर्ड होगा? लंबे समय तक। अब एक वर्ष में डेवलप कर गया, अगले वर्ष गिर गया तो डेवलप कर गया, नहीं चलेगा। लंबे समय तक आर्थिक विकास करते रहो, हर वर्ष आपका विकास होता रहे, रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ती रहे, मृत्यु दर कमी हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, शिक्षा सबों को मिले, तब होगा। चर्चा करूंगा आगे।
तो इन बातों को आप मत भूलना। आर्थिक विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वह दीर्घकालीन प्रक्रिया है। चलिए, यहां भी हम लोगों ने देखा है कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि विकास के स्तर पर होती है। आर्थिक विकास की दर को अगर तीव्र बनाया हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, रोजगार सृजन, देखिए ना, रोजगार सृजन द्वारा निर्धनता की समस्या कम करने, निवारण कम करने का काम किया। फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। आप पिछड़े कारण शिक्षा, अज्ञानता, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियां, ये 4 पॉइंट याद रखना भाई आप। शिक्षा, अज्ञानता, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियां, इस पॉइंट आप याद रखो। शिक्षा और अज्ञानता, अरे शिक्षा समझ रहे हो ना भैया, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नॉलेज टेक्निक नहीं बढ़ाओगे। आज जाति में लड़ते लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, ये धानुक है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। सामाजिक कुरीतियों से भी, बुराइयों से बचने का जरूरत है। इन्हीं कारणों से हमारा पिछड़ापन की स्थिति ऐसी है कि आज बीपीएल परिवार 42%, बिहार की साक्षरता मात्र 64%, जबकि केरल की साक्षरता 100%। रिपीटेशन का मतलब है आपको बार बार माइंड में स्ट्राइक करना, आपको याद करना नहीं, याद करा देना। आप उस हिसाब से काम करोगे तब ना। अगर दिक्कत है ना तो एक बार ब्रेक डालो, आप पॉज करो वीडियो को, और जितनी बातों मैंने बताया उसको एक बार दोहरा लो। आप आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। अर्थव्यवस्था का 1 लाइन याद करने की बात। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है, जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था जहां पर पैसे कमाने का काम हो। जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। तो पैसा जहां से आ जाए वह काम हुआ आर्थिक क्रिया। खेती करते हो, पैसा कमाते हो, आर्थिक क्रिया। लकड़ी का सामान बनता है, बेचोगे, कुर्सी बेचोगे, टेबल बेचोगे, तो फिर पैसा आएगा, आर्थिक क्रिया। साइकिल का मिस्त्री का मैकेनिक का काम करता है ना, मजदूरी करेगा, पैसा कमाएगा, आर्थिक क्रिया हो गया। टोकरी बनाने वाला टोकरी बनाता है, बेचता है, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। और वो फैक्ट्री खोल करके वो साइकिलें बनाने का काम करता है, मोटरसाइकिलें बनाने का काम करता है भाई, वो भी आर्थिक क्रिया। अच्छा, आप मोबाइल पे यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसमें भी लोग देखता है, उसके बदले में पैसा आता है, आर्थिक क्रिया है भाई, समझो ना, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। कोई भी ऐसा काम ले लो जिसमें अगर आमदनी आती है ना, पैसे का लेन देन होता है ना, पैसे की आमदनी बढ़ती है, तो आर्थिक क्रिया आ गई। आगे देखिए पॉइंट। अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है। बड़का बड़का लाइन बना दिया, भारी भारी शब्दों को दे दिया, 3 लाइन बना दिया। अब ये दिमाग में इधर से आया उधर से निकल गया। मोटा मोटी बात को समझो ना, अपने शब्दों में लिखो ना। कोई रोका है क्या? नंबर नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर थोड़ा सा शब्द भी अच्छा सीख लोगे तो कोई जाएगा, तो सीख लो। थोड़े दिन तो मेहनत करने होंगे ना। अरे मेहनत क्या करना, इन वीडियोज को थोड़ा सा देखो, फिर पॉज करके उसको रिवाइज कर लो, अपने मस्तिष्क में दोहरा लो। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करके एक बार देख लो। अगर ब्रेन में सेट हो गया तब आगे बढ़ना भाई, समझना। और इसका रिवीजन टूल्स मैं यही बता रहा हूँ, रिवीजन टूल नहीं अपनाओगे तो फिर पढ़ा हुआ बेकार। आज पढ़ा कल उसको जरूर रिवाइज करो एक बार। कल पढ़ना परसों छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरसों एक बार रिवाइज कर लेना। और तरसों के बाद सप्ताह में एक बार उसका रिवाइज अगर कर लोगे ना, वीडियो ना देखना, पीडीएफ मिलेगा ना, पीडीएफ में आप उसका रिवीजन कर लोगे। वीडियो भी भगा करके देख सकते हो। भगाना नहीं मतलब स्पीड कर लेना। क्या हुआ है आपका एप्लीकेशन में, स्पीड बढ़ाने का। जल्दी टीचर मैं अभी बोल रहा हूँ ना, फटाफट बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, आपके दिमाग में रिवीजन होता हुआ चला। इस सारे टूल्स को अपनाओगे आप तो परमानेंट मेमोरी में सेट होगा। नहीं तो वो अभिप्राय क्या है, अभी बताया था ना, शासक शासित उपनिवेश सारे गोल हो जाएंगे। गोल हो जाएगा तो हमें कष्ट होगा। मैंने चैलेंज लिया आपको 80% से 90% नंबर, 90 से ज़्यादा नंबर लाने का। ये पूरा कौन करेगा? मैं करूँगा या आप करोगे? मैंने टेक्निक दी, आप करोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? चलिए भाई
अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। याद करो ना, अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। जीवन यापन करोगे उसके लिए आर्थिक काम करोगे, वही आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या दिक्कत है? अर्थव्यवस्था, अब इस पॉइंट को और भी पॉइंट से याद रखेंगे तो क्या जाता है हमारा अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय, मतलब हमारा मतलब क्या है? अभिप्राय का मतलब क्या था? मतलब। अब आप वीडियो पॉज कर लिख लो ना, अभिप्राय का मतलब होता है, हम भी लिख दें यहां। अभिप्राय का मतलब अर्थ। एक देश या क्षेत्र विशेष, किसी एक राज्य की बात हो या एक देश की बात हो, कोई विशेष क्षेत्र की बात हो गया, उसमें जो उस व्यवस्था की बात करते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित सभी आर्थिक क्रिया होते हैं। मनुष्य की जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति होने के जितनी भी गतिविधि होती है ना, सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। ये बिजली चल रहा है ना, बिजली भी हमारे यहाँ पहुंच रही है ना, इसमें बहुत सारा कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था हो गया। किसान, खेत कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार आदि समाज के विभिन्न वर्ग हैं जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं और इनकी यह क्रियाएं क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। जो भी काम हो ना जिसमें पैसा आता हो ना, आर्थिक क्रिया। एक लाइन में समझ जाओ भैया, ये सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती नहीं, कहलाती होगा, तो यहां लिख लेंगे कहलाती, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती है वे क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक। इतना याद रहेगा ना, आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है? जिससे हमारा आय प्राप्त, आर्थिक क्रिया कहलाती है। आजीवन यापन करने के जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जो आर्थिक व्यवस्थाएं चलाई जाती है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहां भारी है? जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। नहीं भूलोगे भैया। अब आगे कुछ पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आर्थिक क्रिया के द्वारा लोग क्या करते हैं? तो अपने जीविकोपार्जन अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए धन और संसाधन प्राप्त करते हैं। वही बातें हैं, घुरा घुरा के मैं बता रहा हूं, विभिन्न एंगल से मैं बता रहा हूं। परीक्षा में पूछ सकता है विभिन्न एंगल से ना। जीविकोपार्जन अब क्या है? जीवन को पालना, जीविकोपार्जन, जीवों का जीवन पालना, मैंने जीवन का जीविकोपार्जन, जीवों का पालन करना, जीविकोपार्जन। ऐसे जीवन के लिए अर्जन, जीविका के लिए अर्जन, ऐसे कहिए। जीविका के लिए अर्जन, जीविकोपार्जन हो गया। अब ये मत सोचना भैया ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपको याद कराने का काम है, आप करोगे तब होगा, फायदा लोगे। देखने को तो भगा भगा के भी देख सकते हो, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, लेकिन हमने जो कौशलता हासिल की है, कौशलता के बल पे मैं चाहता हूं कि आपको यहीं सी प्लेटफॉर्म में याद कराऊं। आप करो ना, हम जब कराने के आप सही तरीके से करो ना। अब करने की बात आ जाती है, मैं अध्ययन क्रम में कुछ कुछ ऐसा टिप्स दूंगा, जो टिप्स को आप यूज करोगे तो 90% प्लस नंबर लाओगे, ये मेरा दावा है। टिप्स क्या है भैया? सफलता का कुंजी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख ही देता हूं, आप इसको ध्यान रखो। सफलता की कुंजी क्या है? आदत। कहीं सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहां समझ लो कि सफलता की कुंजी क्या है? आदत। आप जब पढ़ने की आदत डाल दोगे ना, तब पढ़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कमाने की जब आदत डाल दो तो कमाई होगी नहीं होगी? आज सोने की आदत डालोगे सोते रहोगे, खेलने की आदत डालोगे खेलते रहोगे, पढ़ाई की आदत डालोगे ना, 99% नंबर लाना है, 90 से ऊपर नंबर लाना है, तो आपको आदत बनाना होगा मेरे साथ काम करने का, हम जो ट्रिक्स बताते हैं उसके अनुकूल काम करने का। पढ़ाई में आदत डालना है।
आदत ही सफलता को दे सकता है। धीरू भाई अंबानी कहते हैं ना, मुख यूं ही नहीं बन गया। आप भी बन जाओगे क्या? मैं भी बन जाऊं क्या? हाँ, बन सकता हूं। यदि उन्होंने जो आदत डाला अपने काम को सही तरीके से करने का, अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी बनूंगा। कि आपका लक्ष्य मैंने बताया 90% प्लस ज्यादा नंबर लाना है तो लाना है, तो लाना है। काम कैसे होगा? आदत डालो पढ़ाई का। चलिए छोड़िए बातें, आगे देखते हैं हम लोग कि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा लोग अपने जीविकोपार्जन अर्थात विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अथवा संसाधन प्राप्त करते हैं। आर्थिक क्रिया में क्या होता है? धन प्राप्त करते हैं या संसाधन प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़हारा जंगल से लकड़ी चुन के लाता है और जाके बाजार में बेचता है, तब उसके पास पैसे आते हैं। तो संसाधन जो प्राप्त किया, लकड़ी लाया जंगल से, वो भी आर्थिक क्रिया है। आप बेच के धन कमाया, वो भी आर्थिक क्रिया है। क्लियर है कंसेप्ट? आगे आइए। मानव जीवन में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या बनेगा? भैया मनुष्य की जो आवश्यकता है, वही बातों में बार बार चर्चा करता हूं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति कहां से होगा? पैसे से। तो पैसे जहां से आएगा उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या कह सकते हैं? अर्थव्यवस्था, यहां देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपनी आर्थिक क्रियाकलाप या जीविकोपार्जन, आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा जीविकोपार्जन अर्थात आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप आजीविकोपार्जन माने जीवन का, जीविका को चलाने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करना ही पड़ेगा, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। सबसे छोटा लाइन, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें लोग जीवन यापन करने के लिए तरीका अपनाते हैं पैसा कमाने का, चाहे वो खेती करने का हो, चाहे वो कारपेंटर काम हो, चाहे पेंटिंग का काम हो, चाहे डॉक्टर काम हो, चाहे इंजीनियर काम हो। बहुत चर्चा हो गई भाई आर्थिक विकास में, आप लोगों ने काफी समय लिया है और याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, परीक्षा में पता चल जाएगा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा मैं करता हूं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं, इसकी चर्चा भी हमें करना आवश्यक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है भाई। कई प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमें आर्थिक क्रिया तो करनी होती है ना। इन वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए हमें तो आर्थिक गतिविधि करनी होती है कि नहीं करनी? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए कई साधन की आवश्यकता होती है, जिन्हें उत्पादन साधन कहते हैं। क्या मैंने कहा? उत्पादन साधन। उत्पादन करने के लिए जो साधन है, उत्पादक साधन हो गया। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति ही होती है उत्पादन से ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में पानी टंकी लगाना है, हमें पानी चाहिए, तो पानी चाहिए, पानी पीने के लिए चापाकल लगाना है, मोटर लगाना है, पाइपलाइन बिछाना है, टैंक्स लगाना है, नल लगाना है। ये हमारी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा ना। जब तो कोई कंपनी टैंक नहीं बनाएगा, जब तो कोई पाइप नहीं बनाएगा, जब तो कोई नल नहीं बनाएगा, यानी उसका उत्पादन नहीं करेगा, उसका साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, तो हम टंकी की खाक लगाएंगे? जैसे कुआं का पानी पीते थे, पीते रहेंगे। आपने नहीं पिया होगा शायद, लेकिन जस्ट आप अपने पिताजी से, दादाजी से चर्चा कर लेना, समझ में आ जाएगा कुएं का पानी लोग पिया करते थे।
मतलब ये समझाना यहां था कि उत्पादन के साधन क्या हैं, वही कच्चा माल, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधि चलने के लिए वो साधन चाहिए। जूते पहनते हैं, चमड़ा का उत्पादन नहीं होगा, चमड़ा कहीं से आएगा तो चमड़े का चप्पल बनेगा, नहीं तो प्लास्टिक का निर्माण हुआ, अब प्लास्टिक के चप्पल आ रहे हैं। ये अब ये जो साधन है ना, ये 4 प्रमुख साधन को समझना हमें है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उत्पादन के जो साधन है वो मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए साधन क्या है, साधन है हमारा, यहां देखिए स्लाइड पे देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, यही उत्पादन के 4 प्रमुख संसाधन है। भूमि, जमीन नहीं रहेगा तो आप क्या खाक खेती करोगे, ये करना है, फैक्ट्री लगाना है, हॉस्पिटल खोलना है, बैंक खोलना है, भूमि के रोड बनाना है, रेल चलाना है, भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा भूमि तो मिल गया, अब लेबर करोगे तब ना, लेबर चाहिए ना, काम करने वाला आदमी चाहिए ना, डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए या कंपाउंडर चाहिए, जिन सारे का मकान बनाना है, रेलवे बनाना है, तो रेलवे के लिए विभिन्न तरह के कार्यकारी लोग चाहिए ना। अच्छा उसको निर्माण करने के लिए पूंजी भी चाहिए था ना, रेल लगाओगे पैसा कहां से आएगा, पैसा भी चाहिए। और इन पैसे को इतने बड़ा रेल के तंत्र बैठाने के लिए अकेले कोई आदमी कर लेगा नहीं, एक संगठन है, एक संस्था है काम करेगी। जैसे रेल मंत्रालय रेल के निर्माण का काम करती है, रेल के देखने का काम करती है, रेल के यातायात का काम करती है, सारे काम देखते हैं, ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो रेल के देखने का काम करती है। समझ रहे हैं। तो उत्पादन यदि लाना है तो 4 संसाधन को ध्यान रखना है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। उत्पादन में कितने संसाधन है, उत्पादन में कितने साधन है, 4 हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। हम रटेंगे, आप रटोगे, आप भी बोलो मेरे साथ, हम बोले 10 बार, आप बोलो 25 बार। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के ये 4 प्रमुख साधन है। इन साधनों पर व्यक्ति, सरकार या दोनों का अधिकार हो सकता है। अब ये जो साधन होगा भाई, यह व्यक्ति का भी हो सकता है या सरकार का हो सकता है या दोनों का हो सकता है, ये भी मैं कह रहा हूं, व्यक्ति, सरकार, यहां कॉमा होना चाहिए, व्यक्ति, व्यक्ति, और सरकार, ठीक है, या दोनों का अधिकार हो सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए कि 3 तरह की हमारे देश में काम चल रही है। एक, या तो हम अपना व्यापार खुद करें, हम अपना धंधा चलाएं। दूसरा, सरकार भी चला सकती है। तीसरा, सरकार और हम दोनों मिलकर भी चला सकते हैं। आगे समझ बात, मैं खुद चलाऊं या सरकार चलाए या दोनों मिलकर चलाऊं। समझ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां दोनों से चलती है, कुछ कंपनियां सरकार और भारत से मिलकर चलती है। भारत पेट्रोलियम जो नाम है, क्या है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, भारत और कंपनी मिलकर के काम करती है। रेल, पीपीटी मॉडल आ रहा है, पीपीपी, ट्रिपल पीपी, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करके है, पब्लिक को भी पार्टनरशिप बना करके काम किया जा रहा है, ये भी व्यवस्था है ना। तो उत्पादन अगर करना है तो 4 चीज चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, और ये उत्पादन के साधन हो गए। और इन साधनों पर अधिकार व्यक्ति का हो सकता है या सरकार का हो सकता है या दोनों का हो सकता है। साधन की उत्पादन की मैंने चर्चा किया है, तो साधन जैसे कोयला किसका, राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र का है।
टेक्नोलॉजी राज्य सरकार को खरीदना पड़ सकता है, दोनों मिल गया ना, समझ रहे बात को ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। संसाधन या साधन जो है, चाहे पूंजी हो, साधन मैंने बताया भूमि, अरे भूमि खरीदता है ना कहीं से, फैक्ट्री बनाने के लिए काम करने के लेबर लेता है ना, पूंजी कहीं से कर्ज लेता है या निवेश करता नहीं है तो आज तो पार्टनरशिप पे करता है ना, सरकार पब्लिक कंपनियों से एग्रीमेंट करता है, जिसके तहत कंपनी पूंजी लगाने के लिए आगे बढ़ता है। और संगठन भी चाहिए करने के लिए, संगठन भी उसके नियंत्रण करने के लिए होता है। तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये तीनों होना जरूरी है, ठीक है। अब आइए, साधन जो भी है ना, उसका स्वामित्व मतलब अधिकार, माने उसका मालिक कौन है, इसके आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। जरा समझिए, अर्थव्यवस्था की मैं बार बार चर्चा करता हूं, तो विश्व में कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं चलती है इसकी चर्चा हम कर रहे थे, क्योंकि हमने ऊपर में लिखा ना, अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार कितने प्रकार, 3 प्रकार। कैसे, कौन कौन सा प्रकार, चर्चा करेंगे जी, जरूर करेंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व का तो 3 आधार मैंने बता चुका। एक व्यक्ति का खुद का होगा, दूसरा व्यक्ति और सरकार का होगा, और तीसरा सरकार का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था जो विभिन्न देशों में है, जो संसाधन के बल पर बनता है, साधन के उत्पादन के साधन उनके बल पे बनता है, 3 प्रकार के। कौन कौन सा याद कर लीजिए यहाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भूलने नहीं देंगे भाई, आप याद करो ना, हम रुके, आप 10 बार बोल लो, वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 तरह की अर्थव्यवस्था विश्व के देशों में है। तो हम लोग यहां देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। क्लियर है, मैंने पहले बताया, उत्पादन के साधन पर अधिकार व्यक्ति का, सरकार का, व्यक्ति और सरकार दोनों का। तो यदि व्यक्ति का अधिकार हो गया, या खास व्यक्ति का हुआ है, व्यक्ति का कंपनी है, कंपनी का हुआ, तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी सरकार छूट दे रखी है पब्लिक को, आप पूंजी लगाओ, उत्पादन करो, आमदनी कमाओ, भले टैक्स थोड़ा हमको दे देना, देश चलेगा, लेकिन आपको छूट है, आप कंपनी लगाते जाओ। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था यहां देखिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था यहां देखिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। माने यहां लाभ दोहरे स्तर पर होगा, सरकार को टैक्स ही मिलेगा, पब्लिक अपने अनुकूल से अपने व्यवसाय को अपने ढंग से चला सकती है। कोई खास व्यक्ति या कंपनी जब काम करती है तो वह मुनाफे के लिए काम करती है, घाटे के लिए काम नहीं करती है। समझने बात को ना। आज यदि सरकार आ गया बीच में तो क्या होगा, नफा हो या घाटा कंपनी चलना चाहिए। रेल चल रही है ना, नफा हो या घाटा चलना चाहिए। डाक सेवा चल रही है, नफा हो या घाटा चलना चाहिए। लेकिन कोई कंपनी अगर अपना पैसा लगा के, अपनी पूंजी लगा करके अगर अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके अगर चला रही है तो वो घाटे में नहीं चलती है। इसलिए कहा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, लाभ के उद्देश्य संचालित होती है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। ये देखिए, लाभ का उद्देश्य जो है ना, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जो अपना पैसा लगाया पूंजीवादी हो गया, और वो पैसा लगाया तो लाभ कमाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधन, संपत्ति और उत्पादन के साधन, देखिए उत्पादन के साधन में भी संपत्ति पूंजी आ जाता है, संपत्ति ज्यादा लिखना जरूरी नहीं था, यानी संपत्ति और उत्पादन साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। क्लियर है? यह क्यों चलाया जाता है? तो लाभ के उद्देश्य से लाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने का चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब फंसाएगा तो ऐसे फंस जाता है बच्चा। या तो कल सरकारी पूंजी का, वो लाभ के लिए घाटा क्या मतलब उससे। सरकार व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य या सरकार इस कंपनी को अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा कि नहीं भैया इस रेट में बेचो, उस रेट में बेचो, भैया रेट लगाने का काम तो उसका है ना, मुनाफा। हाँ ये है, अब 2 रुपये का सामान 100 रुपया में बेचेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन उसकी आमदनी, रेटिंग, वो सारे चीज सेट करने का अधिकार है उसके पास में। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कंपनी अपने मन से काम करे, अपनी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए काम करे। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने जो बातें कही उसमें ध्यान रखने की बात है। अपना पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पॉइंट। लाभ के उद्देश्य से कमाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि सरकार जब ये घुसा तो लाभ होगा कि घाटा होगा, सरकार के अनुकूल चलो तो स्वतंत्र तो नहीं रह पाओगे, लेकिन पूंजीवादी में स्वतंत्र रह सकते हैं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए छुपी बातें नहीं, छुपी नहीं, खुली बातें हैं, समझने की बातें हैं। जिस देश ने लोगों को व्यापार करने के लिए छूट दे दिया, भैया आप अपना बिजनेस चलाओ, खाली मुझे टैक्स देते रहो, वह देश विकसित किया है, आगे बढ़ा है। इस अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कहे ना, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, निजी लोग पूंजी लगाते हैं, निजी मैंने अपने लोग लगाते हैं पूंजी। तो निजी अर्थव्यवस्था कहें या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहें या लाभ को संचालित होने वाला कहें, बतबा को समझना होगा। जैसे एयरटेल निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है कि नहीं है, एयरटेल कंपनी है कि नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने समझा है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, बिल्कुल इसको समझना होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन राज्य सरकार के अधीन होती है। रेल चला रहे हैं राज्य सरकार, सब कुछ रेल सरकार के हाथ में है। अब वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इसका प्रबंधन और संचालन करती है, लाभ के उद्देश्य से नहीं करती है। सामाजिक संचालन, सामाजिक कल्याण का दृष्टिकोण से चला रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है सरकार, उसमें लाभ कमाने के लिए कहाँ कर रही है सरकार का, फ्री में दवा दे रही है, चिकित्सा सुविधा फ्री में कर दे रही है। तो ये क्या है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से चला रहा है, सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी। आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता इस व्यवस्था का मूल आधार है। माने आर्थिक न्याय हो मिले लोगों को, और अवसर जो सुविधा होने चाहिए वो भी समान रूप से सभी को मिले, इस हिसाब से वो काम करती है, न कि सामाजिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से काम करती है। इस व्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। सार्वजनिक माने सब के लिए, जिसको मने आ जाओ। सार्वजनिक शौचालय बनता है, सरकार बनाकर छोड़ दिया, जिसको आना शौचालय में आते चले जाना। सार्वजनिक रेलवे है, जिसको चढ़ना है आ जा चर्चा। हाँ भैया टिकट लगता है तो टिकट तो ले लो, लेकिन चढ़ना तो सबको पड़ेगा, पर चढ़ सकते हो ना। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम है। समझ रहे हैं, चीन का एक अलग अपना डेवलपमेंट का काम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सरकार के अधीन में है, लेकिन सरकार वहां क्या है कि काम करती है तो लाभ के उद्देश्य से भी काम करती है, इसलिए ज्यादा आगे भागे है। यही थीम उसका, लाभ के उद्देश्य से वो काम चलाती है। सरकार के अधीन सारी चीजें हैं, लेकिन लाभ के उद्देश्य से चलती है। लेकिन अधिकांश देश जैसे अमेरिका, जापान के बारे में मैंने चर्चा किया था अभी, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब देशों में जो बढ़ा है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यवसाय के छूट देने के कारण बढ़ा है। अब हम लोगों को देखना है अपने भारत के बारे में क्या है, क्योंकि तीसरा बच गया। इस दोनों देशों में, दो देश में हमने भारत की चर्चा नहीं किया। पहले मैंने चर्चा किया था, पहले हम चर्चा किया अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा का, लेकिन दूसरे में आकर मैंने काम कर दिया, चीन का उदाहरण लिया।
भारत का अभी तक नहीं लिया। आज ये भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के पहले देखेंगे ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। पूंजीवादी प्लस समाजवादी मिल गया तो हो गया मिश्रित। माने सरकार तुम भी चलाओ, पब्लिक तुम भी चलाओ, दो ही बात नहीं है, और सरकार पब्लिक दोनों मिलके, तीनों मिलके चलाओ। बात समझ में आ रही है? माने सरकार प्लस निजी दोनों मिल गया तो हो गया मिश्रित। पूंजीवादी समाजवादी मिल गया तो मिश्रित हो गया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम और सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, शेष निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या होता है इसमें कि जो कंपनी बनती है उसमें पार्टनरशिप भी होता है। इतना परसेंट सरकार, इतना परसेंट पब्लिक, इतना परसेंट सरकार, इतना परसेंट निजी व्यक्ति, निजी कंपनी जो चलाता है उसको, पूरे सारे समाज को नहीं। ये दोनों मिलकर ही कराते हैं, वो से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के प्रमुख गुण वर्तमान होते हैं। समझ रहे हैं? सरकार अपने पार्टनरशिप में प्राथमिकता देती है कि लोगों को सुविधा भी उपलब्ध हो सके। पूंजीवादी, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आर्थिक लाभ के लिए दृष्टिकोण से काम करते हैं, और सरकार समाज सुविधा के दृष्टिकोण से, इसके हिसाब से उनका शर्त होता है, उन्हीं शर्तों पे दोनों काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग माने सोना का मार्ग, बहुत अच्छा मार्ग, जो दोनों चीजों को अपनाता है, उसको कहते हैं बीच का स्वर्णिम मार्ग। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का जो रास्ता है वही भारत को ने अपनाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था का होने का कारण भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए भारत में ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत में अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है। तो अगर निजी पे होगा तो संसाधन निजी व्यक्ति के पास सिमट जाएगा। सरकार अगर सारी सेक्टर अपने खुद चलाएंगी, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि यहां का जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमें हर चीज को देखना होता है, संचालन व्यवस्था को सुचारू चलाना है। वहां पब्लिक के भी हाथ में व्यवसाय करने का छूट, और सरकार भी अपनी योजनाएं चला करके सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से भी काम करती है। इसलिए इसे एक बीच का स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है ना। तो ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने देखा, क्या सब देखा है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। कर ही ले, क्या दिक्कत, थोड़ा हिस्सा तो है, इसको कर ही लेते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से हम विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? समृद्ध होती है, यानी विकसित, काफी विकसित होती है। इन देशों में क्या है? प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है। प्रति व्यक्ति आय की चर्चा हम लोग करेंगे। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई या विकास करती हुई अर्थव्यवस्था होती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकास करती हुई है, इसलिए पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। और इन देशों के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। तो जिन देश के प्रति व्यक्ति जितने भी लोग हैं सबका आय अगर ज्यादा है तो वो देश विकसित है। जिन देशों का बहुत कम है प्रति व्यक्ति आय, वो
विकसित नहीं है तो क्या है, विकासशील है। जो विकासकारी है उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। उनके अंतर्गत बहुत सारी अभी कमी है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, मृत्यु दर, ये सारे कंट्रोल जब हो जाते हैं, लोगों की आवश्यकताएं जितनी है उनकी जब पूर्ति होने लगती है तो कहते हैं यह विकसित है। अमेरिका में, जापान में, इन सारे देशों में, कनाडा में विकास ज्यादा हो चुका है। हर लोगों के पास में अपनी सुविधाएं उपलब्ध है, हर लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। कमी हो जाती है तो मानव संसाधन की, काम करने के लिए आदमी नहीं है तो यहाँ इंडिया से आदमी जाता है वहां काम करने के लिए। इतना विकास कर चुका है, विकसित। और हम यहाँ विकासशील हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, जा रहे हैं धीरे धीरे, ये होगा विकासशील। इसका मापदंड अगर कहें तो एक सूचक की चर्चा मैं अभी कर दे रहा हूं, बाकी अगले कक्षा में करूंगा, वो कर दिया मैंने। प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा है, वह एक मानक बनाया गया है विश्व विकास रिपोर्ट, WHO विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हमारा जो संस्था है उसमें विश्व बैंक है, उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों का मापदंड दिया गया है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति आय भी रखा गया है। चर्चा और भी आगे करेंगे, जीवन आशा, शिक्षा, जीवन स्तर, सब चर्चा करेंगे बाबू। लेकिन अभी हमें विकासशील और विकसित, तो विकसित देशों में अमेरिका, जापान है ना, कनाडा, चीन, चीन भी विकसित में आ गया। अब विकासशील में भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब देश आते हैं। गरीब देश विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो विकासशील हो गया। अब गरीब देश कहेंगे ऐसा नहीं मिलेगा, विकासशील है और विकसित, दो ही टर्म है, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर अगली कक्षा में इसी को और आगे बढ़ा के देख सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा थोड़ा सा देख ही ले, हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, देख लीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन आदि आते हैं। अब विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की मानवीय आवश्यकताओं के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, बता चुके हैं, सारा कुछ उपलब्ध हो रहा है उसके पास में। उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता दूसरे देशों के से आयात, जो संसाधन अनुपलब्ध है, नहीं है, उसके पास में पैसा है, दूसरे देश से खरीद के ले आता है। विकसित देश का यही ना है कि इतना पैसा, इतना विकास कर गया है कि सारे संसाधन उपलब्ध हैं, अगर नहीं भी है तो वो मंगा लेते हैं। अब विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की मानवीय आवश्यकताओं के सारे संसाधन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति अर्थाभाव में संभव भी नहीं हो पाता है। बस देश का नाम याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा। तो विकसित में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, और विकासशील में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब आ गए विकासशील में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।